तो कांग्रेस के मन जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में भी काफ़ी सवाल हैं और वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या है कहीं न कहीं उनको मंच नहीं मिल पाता या वो अपना मुद्दा नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में आज मानवेंद्र सिन्हा जी हैं, कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं, इनका भी कुछ कहना है और आज मैं इनसे पूछूँगा क्या कुछ कहेंगे ये संगठन क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता की आवाज बुलंद करना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य है और हम चाहते हैं कि ईसागढ़ में बेरोजगार व्यक्ति के लिए यहाँ का व्यक्ति मजबूरी में, नशे में, वीडियो गेम्स में, सट्टा में, क्योंकि उनके पास जब चूंकि कुछ रोजगार ही नहीं होगा, करने के लिए कोई शिक्षा के लिए व्यवस्थित नहीं होगी, कोई मनोरंजन के ठीक से साधन नहीं होंगे, तो क्या करेंगे वो लोग? वो इन्हीं सब चीज़ों में ऑटोमेटिक घुस जाते हैं, चले जाते हैं और फंस जाते हैं उस दलदल के अंदर। तो आज देखेंगे आप कहीं ना कहीं नशा की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत गंभीर है और इसकी तरफ जाने का जो मेन कारण है वो है बेरोजगारी और लोगों के पास ऐसे कोई साधन नहीं है जिनके साथ वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके। देखिए, सिंधिया जी तो 5 तारीख को आप कह रहे हैं आने का, वो तो यहाँ आते ही रहते हैं, उनका ये क्षेत्र है, वो सांसद हैं यहाँ पे, उनके पूज्य पिताजी भी रहे हैं, उनके परिवार में पूज्य दादी जी भी रही हैं, तो उनका तो ये क्षेत्र है और यहाँ से वो सांसद हैं और विगत अनेक वर्षों से वो सांसद रहे हैं। उनका तो ईसागढ़ क्षेत्र भी है, वो यहाँ पर उन्होंने राज भी किया। फेसबुक पे आपकी पोस्टें बहुत ज्यादा होती हैं, कहीं ना कुछ कटाक्ष करते ही रहते हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप कटाक्ष कह रहे हैं उसमें आनंदपुर में मोदी जी का आना हुआ, जैसे कि उस पर मैंने कहा ईसागढ़ के लोगों की बहुत इच्छा थी कि मोदी जी जब आनंदपुर आ रहे हैं तो ईसागढ़ क्षेत्र के लिए कोई सौगात दे के जाएंगे, बड़ी इच्छा थी यहाँ के लोगों की, यहाँ तक कि अशोकनगर के जिले की इच्छा थी। ईसागढ़ का नाम नहीं लिया उन्होंने, आनंदपुर ईसागढ़ से बहुत करीबी जगह पर है, अंदर ही अंदर आए चले गए, तो घोर निराशा हुई लोगों को कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। माननीय मोहन यादव जी उसमें मौजूद थे, सिंधिया जी भी मंच पर थे, पर ईसागढ़ आज ना बड़ा उपेक्षित है और मेरी इस भाव से, इस बात से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से सहमत होंगे, क्योंकि उनको लगता है और सभी को ये लगता है कि ईसागढ़ आज उपेक्षित है, ना यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, ना यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र है और यहाँ पर भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा है। यहाँ पे जो भी अधिकारी बाहर से आता है वो भ्रष्टाचार करने में बिल्कुल लग जाता है। तो कांग्रेस क्यों आवाज नहीं उठाती? कांग्रेस आवाज उठाती है बराबर, आप फेसबुक के पोस्टों के माध्यम से देखिए। फेसबुक की पोस्ट से क्या हो? और हम लोगों का जो अभी आंदोलन है, उस आंदोलन हमारा होने वाला है, उसमें आप बिल्कुल आमंत्रित आपको नहीं लगता कांग्रेस शून्य होती जा रही? नहीं, कांग्रेस शून्य नहीं है, कांग्रेस शून्य कर देगी। बस ये है कि अभी हमारे संगठनात्मक रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि पंचायतों में जो संगठन के कार्य चल रहे हैं, उनमें कांग्रेस अभी थोड़ी सी व्यस्त है और हमारे जिला अध्यक्ष जी और ब्लॉक अध्यक्ष जी और तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहे हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। आपके मीडिया चैनल के सर्वे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता थी वो काफी हद तक अब डाउन हो गई है और लाडली बहना जो इनके पास एक विकल्प था, उनके साथ भी इनका अन्याय देखा जा रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? उनको अच्छा खासा पैसा तो मिल रहा है। लाडली बहना की संख्या आप डेटा देखिए, जो डेटा पहले था क्या वो डेटा बचा है? नहीं। लाडली बहनाओं के नाम काटे गए हैं, नई लाडली बहनाओं के नाम जोड़े नहीं गए हैं। आज 18 वर्ष की जो लड़की है उसका नाम क्या लाडली बहना में नहीं आ सकता? कांग्रेस में जब सिंधिया जी थे और आप भी कांग्रेस में ही थे और अभी भी आप कांग्रेस में हैं, तब सिंधिया जी के आप करीबी थे, इसको लेके नहीं, ये तो देखो, सिंधिया जी के प्रति आदर सम्मान तो हमेशा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो हम लोग एक दल में थे, तो उस वक्त तो स्वाभाविक है कि वो हमारे दल के हैं, तो वो सारी चीजें उसी हिसाब से चलती हैं। अब आपके दल के नहीं रहे तो? अब हमारे दल के नहीं है तो निश्चित रूप से उनके कार्य में जो भी कमियां हो रही होंगी, विपक्षी दल होने के नाते में उनको अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। ये क्या दिक्कत है? जब भ्रष्टाचार को लेकर आप हमेशा पोस्ट करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिले में भ्रष्टाचार चल रहा है, संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, लेकिन आपकी पोस्ट इतनी सारी लिखी होती है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो कभी विपक्ष सामने नहीं आया? नहीं, भ्रष्टाचार तो सामने आता है ना, कैसे नहीं आया? विपक्ष कभी इस चीज को क्यों नहीं उठाता? देखिए, भ्रष्टाचार हो रहा है, किस विभाग में हो रहा है? किस विभाग में नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताइए। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो खुद इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। राजस्व विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोगों की ही जमीन के राजस्व के मामले नहीं सुलझ रहे हैं बिना पैसे के। आप थोड़ा सा उनसे दिल टटोल कर देखिए, वो बता देंगे कि वो उनके राजस्व विभाग में नहीं हो रहा है। महिला बाल विकास में भी जो भर्तियां हो रही हैं, अभी आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आपने भी एक मुद्दा उठाया था, क्या पता नहीं है कि कौन से बोर्ड की मार्कशीट मान्य है नहीं है? ये सारी चीजें भ्रष्टाचारी तो हैं और बड़े ठोक के डंके की चोट पे चल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी लगभग सारे नेता बेरोजगार हैं, एक भी नेता की गिनती नहीं होती कहीं पे। एक आध नेता का नाम बताओ। नेता का नाम बताना तो उचित नहीं है, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि किसी नेता की चलती हो, 1-2 लोगों की चलती है, बाकी सब बेरोजगार बैठे हैं। कोई नेता भी भाजपा में बेरोजगार हैं,
सिन्हा जी बोल रहे हैं नेता भी बेरोजगार हैं और नेता भी काफी परेशान है, तो इनका जी अंदरूनी कहना है लेकिन किसी का नाम नहीं बताना चाहते। तो ऐसा क्यों लगता है कि नेता बेरोजगार है? नेता बेरोजगार इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी थी। थी, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ था वो एक आंदोलन से हुआ था, और आंदोलन करते करते जनता की आवाज उठाकर वो आया। लेकिन सत्ता आने के बाद से ना उनके सत्ता में उनके जो नेतागण हैं वो उसमें डूब गए, और डूबने के बाद भ्रष्टाचार चरम पे चला गया, भाई भतीजा बात बहुत तरीके से चला गया। उसके बाद की कंडीशन ये रही कि हमारे सिंधिया जी पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद फिर भाजपा पूरी तरीके से नष्ट हो गई, अब वो सिंधिया भाजपा बन गई है। अब सिंधिया भाजपा बनते ही और भाजपा के सारे लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। शिवराज भी तो ठिकाने लगा दिया गया है, वो तो वहां पहुंच गए दिल्ली। अब मोहन यादव जी सोच रहे हैं कि वो क्या करें, तो गुटबाजी में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि उनका आपको लगता है गुटबाजी चल रही है? गुटबाजी चल नहीं है, गुटबाजी है। अच्छा, ये तो देखना पड़ता है कि सिंधिया समर्थक भाजपा के हैं, कि माननीय मोहन यादव जी समर्थक भाजपा के हैं, या शिवराज समर्थक भाजपा के। गुटबाजी जिले में भी चल रही है? गुटबाजी जिले का तो खैर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जगन्नाथ सिंह जी विधायक हैं। जगन्नाथ सिंह जी बढ़िया माननीय अच्छे विधायक हैं, मैं तो यही कहूंगा। और बाकी जनता नाखुश है ना भाई भतीजा। विधायक से जनता नाखुश है? विधायक जी से जनता नाखुश है, ये तो जनता बताएगी, कि हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि जनता आप भी तो नाखुश है कि विपक्ष में हैं, आपको तो जानकारी होगी ना, नहीं। लोग आते भाई, होंगे। हमारा तो मानना ये है कि जनता नाखुश है, चाहे वो सरकारी योजनाओं की बात हो, चाहे वो अन्य किसी चीज के बारे में, जनता पूरी तरीके से नाखुश है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है जनता खुश करें। तो आप क्या कहेंगे? अब मैं तो यही कहूंगा कि अब बधाई का समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, बस कुछ दिन और देख लीजिए, और उसके बाद कांग्रेस का कोई नेता सरकार आएगी। सामने तो आए, जीतू पटवारी जी के सामने आते तो हैं। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश तो अध्यक्ष हैं, उनके सामने कांग्रेस में अगर जीतू पटवारी रहेंगे तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? जीत जाएगी नहीं, कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, माननीय जयवर्धन सिंह जी के साथ में, और सभी कार्य जो हमारे नेता लोग हैं उनके साथ मिलजुल के हम एक बहुत बड़ी सरकार बनाने जाएंगे कांग्रेस पार्टी की, और पुनः एक बहुत अच्छी जो जनहितैषी सरकार का निर्माण होगा। राहुल गांधी जी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? जो राहुल गांधी जी का अस्तित्व की नहीं खत्म हुआ है, अस्तित्व खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो अभी आपका नहीं, अभी आपका कहना है कि जीतू पटवारी से सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी जी भी तो हैं। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मध्य प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उनका एक दायित्व है ना उनका। राहुल गांधी जी को भी तो प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। तो अच्छा, ये देखिए भाजपा सरकार में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है कभी मुद्दे उठाती नहीं है। देखिए, मुद्दे उठाने की बात नहीं है, ऐसा कोई सी जगह नहीं है। आप अशोकनगर का अखबार उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसपे कांग्रेस पार्टी ने विरोध न किया हो। आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा जिस पर विरोध नहीं हुआ? कई सारे सिलेंडर के मुद्दे पे अभी अर्थी निकाली गई है कुछ दिन पहले ही जिला मुख्यालय पे, आपके सामने की बात है। सिलेंडर के मुद्दे पर अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ऐसी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उस पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, हर चीज पर विरोध दर्ज करा रहे हैं हम लोग। आप अखबार की कतरन पढ़ के देख लीजिए किस मुद्दे पे नहीं है। हाँ। तो देख लीजिए, कांग्रेस के ही लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी फूटन है, जिससे भाजपा में कहीं ना कहीं कलह चल रही है। सद्बुद्धि दे भारतीय जनता पार्टी को, एक अच्छी पार्टी थी जो अब लगभग उसकी अंतिम यात्रा बहुत करीब है, और खुद ही भगवान राम कृष्ण ने भी यही चीज कहा है कि जब भी किसी चीज की अति होती है उसके बाद उसका अंत होता है। तो स्वतः ही हम लोगों को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोलते हैं ना कर कर खोटे काम, व्यक्ति अपने आप ही चला जाता है। जब वो खोट करने लगता है तो अपने आप ही उसका अंत हो जाता है, पतन हो जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। ये जनता जनार्दन है, जनता में भगवान बसते हैं। अच्छा, एक चीज आपने बताई कि भाजपा नेताओं का शोषण हो रहा है, कैसे लगता है कि उनका शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है। हमें तो जो मीडिया से अभी किसी नेता ने आपको कागज दिया? अभी मुझे एक भारतीय जनता पार्टी नेता ने कागज दिखा है, ये बात सही है। और राजस्व का उनका एक है, बेचारे अन्य कहीं से कोर्ट से भी कहीं कोई चीज लेकर आए हैं, परंतु उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे न जाने कितनी सारी चीजें हैं, पर ऑन द मीडिया के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। हाँ बिल्कुल है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ऐसे सैकड़ों कैसे हैं पत्रकार महोदय जी, ऐसे सैकड़ों केस हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। अब आप बताइए कि क्या करेंगे। यहाँ के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि ईसागढ़ के अंदर कोई सरकारी विभाग, कोई ऐसी चीजें हों जिससे अंदर के लोगों को सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, आसपास का मार्केट चलाने के लिए। सारे विभाग तो पंचायत में
अब मैं तो एक अखबार में भी पढ़ रहा था अभी कि एक पंचायत ऐसी है जहाँ पे न जाने कितने स्कूल हैं और कितने कार्यालय बनते जा रहे हैं। और अच्छी बात है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कार्यालय वहाँ नहीं बनने चाहिए या यहाँ नहीं बनना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब अगर 25 कार्यालय हैं और आपने कहीं पे 5 बना दिए हैं तो 5 अंदर भी बना दीजिए ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कार्यालय खत्म हो जाते हैं, भीतर का रोजगार ठप हो गया। पूरी तरीके से रोजगार ठप पे। आप सर्वे कर लीजिए, ईसागढ़ के अंदर की कोई भी वैल्यू नहीं है, वहाँ की जमीन की कीमत नहीं है बची है, वहाँ पर स्कूल भी था वो भी नहीं बचा है, एक गर्ल्स इसकी स्कूल था, वो भी आवाज चला आती गया, है। कॉलेज था, बिल्कुल हमेशा उठाता हूँ, कॉलेज था वो नहीं चलता है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं उन पे भी कोई कार्य नहीं होता है। पीछे की बिल्डिंगें भी खाली पड़ी हैं, खाली की खाली पड़ी हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। केवल लोग जो रसूखदार लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं उन जमीनों के आधार पर उनकी रेट्स ज़्यादा हो जाएं, बड़े बड़े जो नेता हैं उन लोगों के हिसाब से ये सब चीज़ें चलती हैं। अंदर क्योंकि गरीब लोग रहते हैं तो उनकी सुनवाई होती नहीं है ना, आम दुकानदार है कहाँ जाए। सिंधिया जाने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि अंदर के लिए वो बढ़िया 2-3-4 विभाग और ऐसी चीज़ों का आए, वो अंदर आ भी रहे हैं, मैंने सुना है फूक बावड़ी में, और जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है और उनके ही स्टेट की ये सारी चीज़ें, उनको संज्ञान लेना चाहिए और ईसागढ़ के लिए दे के जाएँ, यहाँ के लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसमें क्या है, खुशी की बात नहीं। ठीक है, ये थे मेरे साथ में मानवेंद्र सिन्हा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, विपक्ष की भूमिका निभाई और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि सिंधिया जी द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और क्या नहीं किए जाते हैं और क्यों नहीं किए जाते हैं, ये भी ये जानते हैं अच्छी तरह भली भांति, क्योंकि सिंधिया जी एक बड़े दिल के और बहुत बड़े नेता हैं। जहाँ पर उनकी सुनवाई होती है कहीं ना कहीं वो इतने सक्षम है कि कोई भी काम आसानी से करा सकते हैं, जिसको लेकर काफ़ी इनके अंदर उत्साह है कि कांग्रेस की भी कभी वो सुन लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि विपक्ष की कभी सुनी नहीं जाती। अंदर जो मार्केट है, मार्केट वैल्यू ख़त्म हो गई है, अंदर का जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया है, जिसको लेकर जनता में और नगर में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी रोष है, काफ़ी दुखी है, जिससे कि अब वो 5 तारीख को उम्मीद रख रहे हैं कि अगर सिंधिया जी अंदर फूक बावड़ी में श्रमदान करने आ रहे हैं तो वो कुछ न कुछ ईसागढ़ नगर को सौगात दे के जाएँ।